हम कनेक्टेड थे बेसिकली गोल्स ऑफ काउंसलिंग के हवाले से, जिसमें हमने क्लियर वो कोपिंग मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट करना होता है। अडॉप्ट करने के साथ साथ हमने पेशेंट को गाइड करना होता है, जिसमें क्विक उसकी डिसीजन मेकिंग हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सके। इसमें जैसे यहाँ पे केस लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा क्राइसिस आपका किसी लेवल पे, चाहे स्कूल में है, चाहे वर्क प्लेस पे है, चाहे फैमिली के लेवल पे, इतना ज्यादा काउंसलिंग उस तरह से डीपन इन फैसिलिटेट नहीं करता, हाँ, लेकिन क्विक मैनेजमेंट पे जाता है। लेकिन एक्सटर्नल सोशल फैक्टर्स के रिगार्डिंग जितनी चीजें हैं उसमें काउंसलिंग बड़ी जल्दी फैसिलिटेट करता है, और क्विक मैनेजमेंट पे आपका जो साइकोलॉजिस्ट है लेके जा सकता है। सब लोग कनेक्ट हो गए हैं ना हमारे साथ? अच्छा, इसका बेसिकली गोल, जैसे हमने कहा कि हमारा गोल डिफाइन हमने किया इस क्लाइंट का, जो कि ज्यादातर बर्नआउट के साथ या वर्क प्रेशर के साथ बहुत ज्यादा आपके पास क्लिनिक में ना केसेस रिपोर्ट होंगे। लेकिन उस टाइम पे उन्हें सिर्फ इतना मैनेजमेंट चाहिए होता है कि हमारी बैक एंड पे कोई एनालिसिस रिपोर्ट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बता दें कि हम बॉस के साथ कैसे डील करें, हमें सिर्फ बता दें कि कुलीग जेलस हो रहा है या हो रही है उसके साथ कैसे डील करें। इस तरह की जो फीलिंग और इमोशन के साथ कनेक्टेड वर्क प्लेस के साथ या हमारा ये काम बहुत ज्यादा है, घर पे भी बहुत काम है, तो उन दोनों चीजों को मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। ज्यादातर क्लाइंट इस तरह से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ या मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। तो इस लेवल पे आप काउंसलिंग या स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म, एंगर मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से रेगुलेट करने को क्लाइंट को अपने को सजेस्ट कर सकते हो काउंसलिंग के थ्रू। सिर्फ थम्स अप करके सारे बता दो मेरे साथ हो प्लीज। पहली स्किल की तरफ हम जा रहे हैं, तो ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये बेसिक में, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, कुछ चीजें में बेसिक के लेवल पे हम जाना चाहते हैं पहले। बेसिक के साथ, तो बेसिक की भी 12 सारी की सारी की एरियाज मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि यार ये स्किल के नोट पर भी यूज होते हैं, और ये एक ऐसी एक्सपर्टी है जो लेटर ऑन आप प्रोफेशनलिज्म और कंसल्टेंसी के लेवल पे लेके जाते हो। एक्टिव लिसनिंग, हम सबको साइकोलॉजिस्ट को आइडिया है। साइकोलॉजी स्टूडेंट के लेवल पे हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि पहले अपने पेशेंट को, क्लाइंट को, अपने जो भी आपके करीब कोई भी ऐसा पर्सन जो आपसे बात कर रहा है उसके साथ एक्टिव। लेकिन क्लाइंट के लेवल पे जब आते हैं तो आपकी एक्टिव लिसनिंग जो है, नॉन जजमेंटल, शोइंग अटेंशन, ये वाले जो एरियाज हैं, ये वाली जो बात है, इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्लाइंट कहता है कि आई फील नो बॉडी अंडरस्टैंड मी, और यूजुअली हमारे क्लाइंट्स आके यही कहते हैं कि मैडम मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता या मुझे कोई समझ ही नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी लाइन ही यही होती है कि मैम मैं ना इतने अरसे से इस सारी कैफियत से गुजर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना कोई समझने वाला नहीं है। मुझे लगता है मैं बिल्कुल अकेला हूं या अकेली हूं, इस तरह की लाइन वो यूज करते हैं। तो काउंसलर का जो रिस्पॉन्स है उस पे नॉडिंग है या लीन्स फॉरवर्ड है, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट है, ये उसकी एबिलिटीज है सारी की सारी। तो ये एक्टिव लिसनिंग में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ऐसे सुनते रहना, उस पे किस तरह से न्यूट्रलाइज्ड होकर रिस्पॉन्स करना, दिस इज द रियली अटैच्ड एक्टिव स्किल एरिया, जिसको आपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना है बार बार। अब जैसे अक्सर ने भी बात की एम्पैथी के हवाले से, तो फीलिंग द क्लाइंट, आई नो दिस इज द बिग एरिया। मैं यूजुअली कहती हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको बगैर फील किए, बगैर महसूस किए हम, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इमोशनल मैनेजमेंट अपनी हो जाती है। बाज़ केसेस कुछ हम सुनते हैं, हमारे पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं कि हम बाज़ स्टार्टिंग के इनिशियल टाइम पीरियड में, जो मैं अपना टाइम पीरियड देखूं, यकीनन आप लोगों का भी ऐसा होगा, हम बड़े सब साइकोलॉजिस्ट सेंसिटिव होते हैं इस लेवल पे, इसलिए हमारी फील्ड भी हम इस इंक्लाइंड पे होते हैं। तो हमें एम्पैथी के साथ सिंपैथेटिक मोड में चले जाते हैं। हमारा दिल करता है कुछ भी हो जाए ना, हम इनके लिए बस आर से या पार हो जाए। तो डिफरेंशिएट रखना है कि एम्पैथेटिक मोड और सिंपैथेटिक मोड के लेवल पे अपने आप को क्लैरिटी देनी है। बच्चियों के अंदर और बच्चों के अंदर ये होता है कि वो कुछ भी उनकी फीलिंग है ना, उठ के उनके उनके लिए तैयार हो जाना, बिल्कुल उन तक पहुंच जाना। एक्टिवली आप उन्हें रिस्पॉन्ड करो, वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, आपने उन्हें बतानी है, कहनी है, सुननी है सब। लेकिन इस कदर नहीं कि रात में आप वही उनकी सोचें, यार उसका क्या होगा, उसके हवाले से मैंने सोचा, या वही सोच सिर्फ चलती रहे कि मेरा क्लाइंट
क्योंकि मैं भी अभी तक बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ अपने क्लाइंट को लेके थ्रू आउट, जब तक उसकी मैनेजमेंट मेरे पास नहीं आती। और वो यूजुअली हमारे पास ये होता है कि हम ना क्विक मैनेजमेंट, हमारी एकेडेमिया हमें इतना सिखाता नहीं है, तो हम प्रैक्टिस के साथ सीख रहे होते हैं। तो ये वाली जो स्किल है, इस स्किल को काइंडली अपने पल्ले बांध दीजिए। मैं ये कहती हूँ अपनी चादर के अंदर ना रोल करके अपने पास ऐसे सेव रखो कि यार सिंपैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक इज इंपॉर्टेंट विद योर क्लोज रिलेशनशिप, बट एम्पैथेटिक वे में आप लोगों ने उसको, उसे फील ये कराना है कि आई एम हेयर, बट जो वो सिचुएशन, जो वो फीलिंग रख रहा है उन इमोशन के जैसे होता है ना कि किसी के साथ, किसी के फादर की डेथ होगी, ये केसेस आते हैं, किसी कोई हमारे पास ब्रेवमेंट टाइम पीरियड के साथ आ रहा है, कोई अब्यूज के साथ आ रहा है, कोई एंटी सोशल बिहेवियर के साथ, इस तरह के साथ आ रहे हैं, तो उसकी फीलिंग के साथ आसान लफ्जों में अगर एक लाइन इसके लेवल पे मैं बोलूं तो उसकी फीलिंग के साथ बह नहीं जाना। अटेंडिंग, अब ये एक्टिव लिसनिंग और अटेंडिंग दोनों की फेस और उनकी जो बिहेवियरल एक्सप्रेशन है वो होता है एक जैसा है, लेकिन क्योंकि आपका फुल लिसनिंग आपका टोटल ऑडिटरी के साथ आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे मुहित होता है, लेकिन ये अटेंडिंग का मतलब होता है फुल बॉडी आपका इन्वॉल्व है, आपका पोस्चर ऐसा है, आपकी टोन ऐसी है, आप प्रेजेंस इस तरह से शो कर रहे हैं कि यू आर हेयर, आप खामोश जरूर हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आप उसके साथ अटेंटिवली इन्वॉल्व हैं। अब ये जो आपका अटेंटिव, एक्टिव लिसनिंग है और अटेंटिव दोनों, बास्कत क्या, हमेशा ये सारी जो स्किल मैं आपको बता रही हूँ ये पैरेलल चलती हैं। डिपेंड करता है कि आप पहले किसको अपनी एक्सपर्टीज का हिस्सा बनाते हैं। आगे चलूं? अच्छा, पैराफ्रेजिंग का ना, हम यंग साइकोलॉजिस्ट में देखते हैं कि पैराफ्रेजिंग का उन्हें आइडिया नहीं हो पा रहा होता। पैराफ्रेजिंग से आइडिया से मुराद की, जैसे फर्ज किया, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग का ऊपर नीचे हुआ है लेकिन आगे उसकी मार्किंग इसी तरह से। पैराफ्रेजिंग में इस तरह से है कि जैसे भी आपने रीस्टार्ट किया, वर्ड्स क्लाइंट ने जो बोले उसी के साथ, जैसे क्लाइंट कहता है आई एम टायर्ड ऑफ आर्ग्यूइंग विद माय पेरेंट्स, अब काउंसलर जो है, सो यू फील ड्रेन्ड, आप उसे फ्रेजिंग करके देते हो ताकि ना वो एक्चुअली जो हमारे हमने डीएसएम में भी पढ़ा, जो हमने स्क्रीनिंग में भी पढ़ा, जो हमारे बेसिक स्क्रीनिंग के नोट्स हैं, उनके अंदर जो चीजें हैं एक्चुअल क्राइटेरिया के अंदर हम फॉल कर सकें उसको, उसके अंदर हम उसको ला सकें, या उसके अंदर साथ साथ हम उसके साथ कनेक्ट हो सकें, या ये एक्टिव लिसनिंग और अटेंडिंग के साथ हम पार्टिसिपेशन में फिर हम जाते हैं फ्रेजिंग के लेवल पे, कि हमारी अब बातचीत शुरू हो गई है क्लाइंट के साथ और अब हम उससे वाकई में पूछ रहे हैं। हम क्योंकि बात का टाइड को समझते हैं कि थक जाना, टाइड को कोई समझता है एग्जॉशन करके आया है, तो वो क्या कहना चाह रहा है उसके लेवल पे हमने पैराफ्रेज करके अपनी, अपने लेवल के बाइसिस को, अपने जजमेंट को, अपनी जो लर्निंग है, हमारी भी तो सोशल एक लर्निंग होती है ना, उसको क्लियर करते हुए एग्जैक्टली वट एवर ही इज सेइंग उसको क्लियर अंडरस्टैंड करना, ये पैराफ्रेजिंग है। समराइजिंग के लेवल पे मेन पुलिंग पॉइंट्स, जिसमें आप उसे कहते हो कि यार हमने एग्जाम को डिस्कस किया, फैमिली प्रेशर को डिस्कस किया, ये मैं अपने क्लाइंट के साथ, चाहे बाहर पेशेंट वेट कर करके थक भी गया हो तो मैं, लेकिन मैं अपनी समरी कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि समरी से ना लॉक करते हो अपने क्लाइंट को। उस पे ये होता है कि आप टोटली उसे 4-5 पॉइंट बताते हो क्योंकि फॉलो अप अलाइन करना होता है, या आपने कोई भी उसका अगला स्टेप अलाइन करना होता है, वो आपकी समरी के बाद ही हो सकता है, उससे पहले नहीं आप अलाइन कर पा रहे होते। तो समराइजेशन जो है, जैसे हम किसी स्टोरी की, कंटेंट की, किसी भी अपने मजमून की कर रहे होते हैं, हमारा क्लाइंट का सब्जेक्ट का जो सारा सब्जेक्ट चल रहा होता है उसमें मेन थीम एरिया निकालने होते हैं। फिर क्लैरिफाई भी है, ये जो क्लैरिफाइंग वाली स्किल है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाज का हम समझते हैं कि नहीं यार मैंने ये समझ लिया, उसने ये कहा है, तो हमने क्लैरिफाई जरूर करना है। वेन यू से आई कांट कोप, वट डू यू मतलब मीन इमोशनली, एकेडमिकली, फिर हम ना एरिया के अंदर देखते हैं, जब हम इन डिटेल उसके साथ क्लैरिफाई करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि यार ये जो अपनी एग्जॉशन है, या ये कहता है कि मैं कोप नहीं कर सकता, तो क्या वो रिलेशनशिप के साथ कह रहा है, क्या वो अपने एकेडेमिया के साथ कह रही है, क्या वो बेसिकली इमोशनली, इंटरनली इतनी ज्यादा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज फील कर रही है कि वो उसके लेवल पे कह रही है कि यार मुझसे बस कुछ नहीं हो रहा। ज्यादातर क्लाइंट इस तरह से कह रहे होते हैं, तो आपने इस चीज पे आइडेंटिफाई करना है। अब जो ये जो 9 नंबर है ना, 9 नंबर में हम ये कहते हैं कि ये ऐसा है कि जिसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है कि क्लाइंट कहाँ पॉज कर रहे हैं, काउंसलर कहाँ नोट कर रहे हैं, कहाँ इनकरेज करना है, कहाँ अपना न्यूट्रल रिस्पॉन्स देना है, ये बहुत जरूरी होता है। और साइलेंस बाज का
मैं यूजुअली मेरे स्टाफ में ना, जो मुर्तजा मेडिकल कम्प्लेक्स में बच्चे हैं, वो कहते हैं मैम आप 4 4 घंटे, 5 5 5 घंटे कैसे क्लाइंट्स के साथ इतना बोल लेती हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मैं पहले क्लाइंट को सुनती हूँ। और अगर हमारा 45 मिनट का सेशन है तो 20 से 25 मिनट तो पहले क्लाइंट अपनी पूरी सिचुएशन मेरे साथ शेयर करते हैं। से वो साइलेंस का मोड होता है जिसमें मैं सुन के समझ रही होती हूँ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को, कि ये कहाँ कहाँ फिक्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ कहाँ इनको डिफिकल्टी आ रही है, किस लेवल पे इनको चैलेंज आ रहा है। उसकी बेसिस पे फिर मैं वहीं से एरियाज तैयार कर लेती हूँ कि यार इस तरह से हो सकता है, इस तरह से ये चीज मैनेज हो सकती है। सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, क्लाइंट टीयर्स अप, काउंसलर स्टे साइलेंट विद जेंटल आई इन कांटेक्ट। इवन मेरी क्लिनिक में मैं यूजुअली ये करती हूँ कि जब क्लाइंट बहुत रोते हैं तो मेरे पास पानी का ग्लास जरूर पड़ा होता है, टिश्यू जरूर पड़ा होता है, बीच में मैं पॉज भी लेती हूँ। तो उसके लेवल पे मैं साइलेंस में मतलब बोलती नहीं हूँ, मैं मुझे मैं यूजुअली ये लाइन कहती हूँ, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है आपको रोना आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप मजीद रोना चाहते हैं, या आपको ये लग रहा है कि यार मैं अभी कोई लफ्ज नहीं सुनना चाहता या रिस्पॉन्स नहीं सुनना चाहती, तो मैं थोड़ी देर पॉज कर सकती हूँ, मैं खामोश रह सकती हूँ। इवन मैं वॉलेंटियरली जो रिस्पॉन्स टूवर्ड साइलेंस मोड है, मैं वो बता के भी कर रही होती हूँ। तो कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे क्लाइंट को आपने कम्युनिकेट करना होता है कि इफ ही प्रेफर और शी प्रेफर कि मैं थोड़ी देर खामोश हो जाऊं, क्योंकि उसके इमोशनल आउटबर्स्ट कभी आते हैं ना। तो उस बेस पे खामोश होना भी, स्टार्टिंग में ये सेटिंग नहीं बन पाती, हमें लगता है कि ऑकवर्ड लगेगा, इसे लगेगा कि इसे कुछ पता नहीं है या इसके, लेकिन इस चीज से सेटल्ड होके क्लाइंट दोबारा रिकनेक्ट होता है आपके साथ। सो रिफ्लेक्टिव जो आपका कंटेंट है या फीलिंग है, ये थोड़ी एडवांस्ड है, लेकिन बेसिक के साथ ही मैंने इसे डाला है। लेटर ऑन मैंने एडवांस में कुछ चीजों को मजीद इसके साथ रिफाइन किया हुआ है। जैसे एक क्लाइंट कहता है कि लॉस्ट माई जॉब एंड नाउ आई फील यूजलेस। अब क्योंकि काउंसलर इस चीज को क्लियर करता है कि क्या लूजिंग योर जॉब लेफ्ट यू विद सैडनेस, एंड आप उसके दोबारा से रिफ्लेक्ट करते हो कि क्या वाकई में वो ये कहना चाह रहे हैं यूजलेस के, क्योंकि सैडनेस और सेल्फ डाउट आ गए उसके। तो इससे साथ लीड करते हुए बाज का क्लाइंट सेल्फ हार्मिंग पे भी जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार फीलिंग और कंटेंट को मैंने रिफ्लेक्टिव वे में किस तरह से क्लाइंट के साथ बात करनी है। और ये काउंसलिंग के अंदर बहुत जरूरी है। आप बातचीत, काउंसलिंग क्या है, बातचीत करते हैं ना आप, तो बातचीत के सारे तरीकेकार जो हैं वो बेसिक्स पहले अंडरस्टैंड कर लें। ये सारे जो नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करती हूँ, मैं साथ ही अगला पॉइंट स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ कि हमारी जो रिफ्लेक्टिव जब कंटेंट है ना, जब क्लाइंट मेरा कहता है कि मैम क्योंकि मैं सेक्सुअल कंटेंट को ज्यादा या सेक्सुअल डिसफंक्शंस को ज्यादा डील करती हूँ, तो वो जब इस तरह के कंटेंट में होते हैं तो वो साइट्स का विजिट करते हैं, वो ज्यादातर इस तरह की बात करते हैं, इंसेस्ट की बात करते हैं, या एलबीजीटी के स्कोर्स पे जा रहे होते हैं। तो उस तरह से फिर मैं टोटली कनेक्ट रिफ्लेक्ट भी साथ साथ कर रही होती हूँ। और फिर नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज, क्योंकि मेरी भी अपनी फीलिंग है, मुझे तो बास का वोमिट आ रहा होता है, लेकिन सामने से मैंने अपने आप को टोटली, जब एक बंदा मेरे पास ऐसी आके अपनी एक्सप्रेशन को शेयर कर रहा है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन ये क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ अ लर्निंग, तो ये बास का बंदे का दिल करता है कि यार एकदम से चुप हो जाए या इसको साइड पे कर दे, ये डिस्कस ना करें मुझसे मजीद, ये इस हवाले से ना बोले। लेकिन क्लाइंट जब अपने लेवल पे जब नेगेटिव पैटर्न या अपनी ओवर थिंकिंग को शेयर करता है, तो वो तो सारे नासूर खोलता है अपने। वो ऐसी ऐसी अपनी कबाख्तें या अपनी ऐसी गुनाह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सी चीजें अपनी ओपन कर देता है जब आपके साथ क्लाइंट कंफर्टेबल होता है। तो बहुत से लेवल पे साइन और सिम्टम बीमारी के होते हैं, लेकिन जो हम बीइंग इन मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट चीजों को हम एक बहुत बड़ा समझते हैं कि दिस इज नॉट बी, लेकिन फिर हमें फिर भी नॉर्मलाइज करके उसको अंडरस्टैंड करके उसको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की तरफ या काउंसलिंग लेवल पे लेके जाना होता है। सो अब यहाँ पे मैं दोबारा कनेक्ट हो रही हूँ नॉर्मलाइजेशन की, इसीलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस से कनेक्ट किया कि बात ना बहुत से लोग एक एक इन्वायरमेंट को लोग कहते हैं कि यार नॉर्मल है ना पेपर में, वो हो जाना, पेपर में तो एंशियस हो जाता है। ये क्योंकि आप अपने पेशेंट को कह रहे हो कि यार प्लीज इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन क्योंकि हमें देखना है कि हेल्पिंग क्लाइंट सी देयर रिएक्शन एट अंडरस्टूडेबल, कि कैसा है कि कैसा नहीं है, मैं मतलब यहाँ पे इसको ट्रांसलेट नहीं कर रही, लेकिन मैं आसान जुबान में आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि यार आप लोगों के पास क्लाइंट जब भी आता है, जैसा इन्वायरमेंट है, अगर जो भी उसका रिएक्शन है, आपने एकदम से ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के नोड में नहीं जाना।
नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी, मतलब इस तरह के रिस्पॉन्सेज में नहीं जाना। फिर क्लाइंट ना एकदम से रिलक्टेंट हो जाता है कि यार इसे क्या हो गया, क्योंकि वो भी तो अंडरस्टैंडिंग रख रहा होता है। तो अगर प्रोफेशनल काउंसलिंग पे हम जाते हैं, अब बेसिक्स की जितनी मैंने बात की है अभी तक की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की आ गई बेसिक्स की? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा, बेसिक में किसी का कोई सवाल अभी तक? नो मैम। चलो जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच कि आपने एक्टिवली सुना मुझे। ये तो एक्टिवली सुना या किसी और स्क्रोलिंग डाउन और स्क्रोलिंग अप में सुना, आई एम नॉट श्योर, लेकिन डिस्कशन जब ओपन होगी तो हम उस चीज पे देख लेंगे। मैं आप में से किसी को जो भी वॉलंटियर करे, रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लास्ट की हमारी कुछ प्रेजेंटेशन पेंडिंग रह गई थी ना, हम उनको कंप्लीट कर लें। अच्छा, हमारे पास अभी 5 मिनट है, हम दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइन करते हैं और दोबारा से हमारा सेक्शन 2 ओपन कर देते हैं आज के सेशन का। क्या कहते हैं, ठीक है? यस मैम। चलो जबरदस्त हो गया, मिलते हैं फिर इन अ सेकेंड। मैं रीओपन कर रही हूँ इसको।